समास प्रकरणम। समास प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था विग्रह कितने प्रकार का है और उसकी परिभाषा क्या है, स्वपद विग्रह किसको बोलते हैं, अस्वपद विग्रह किसको बोलते हैं, इन बातों की भी चर्चा हुई। उसके बाद समास का भेद और समास के लक्षण, इसका आधार कौन है, क्यों होते समास के भेद और उनके लक्षण, तो उसका भी विचार कल बताया था। और उसमें अर्थ की प्रधानता पर अवलंबन होता है। कहाँ कभी पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, कभी उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, कभी अन्य किसी पद का अर्थ प्रधान होता है, कभी कई बार दोनों पदों का या समास में घटकीभूत जितने भी पद है उन सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है। ये बात कही थी। और अर्थ की प्रधानता कैसी जाने, इसका भी पहचान कैसा करे, इसका भी विचार बताया था। ठीक है। और फिर लक्षण भेद किए थे समास के। तो मुख्य समास के कितने भेद बताए हैं? चार। कौन कौन? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास। ठीक है। कर्मधारय समास और द्विगु समास ये तो तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनका अलग से गिनना नहीं किए। कोई लोग उसको अलग समझकर है तो उनके अंतर्गत, किंतु थोड़ा सा अलग करके बोलेंगे तो समास कितने बताए जाते? फिर 6 बताए जाते। ठीक है कि नहीं? तो उस 4 समासों में से तत्पुरुष समास का लक्षण कल किया था। क्या किया था लक्षण? प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास। ठीक है ना? उसका उदाहरण भी दिया था, परिभाषा भी की थी। ठीक है। और फिर बहुव्रीहि समास का भी लक्षण किया था। वो क्या लक्षण किया था? प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, ये बात कही थी। ठीक है। अब क्रम प्राप्त आज समास है द्वंद्व, उसकी परिभाषा लिखते हैं। चलिए, द्वंद्व समास नंबर 1। प्रायः उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। ठीक है जी। द्वंद्व समास में क्या होता है कि समास में घटकीभूत जितने भी पद है, 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, सभी पदों का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक। नंबर 2, दोनों पदों का अर्थ यदि क्रिया के साथ अन्वित होता है, क्रिया के साथ अन्वित होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, दोनों पदों का अर्थ क्रिया के साथ अन्वित होता है, अर्थात प्रधान होता है, क्योंकि क्रिया के साथ जिस पद के अर्थ का अन्वय होता है, संबंध जुड़ता है, उसी को बताया था क्या? प्रधान। यहाँ पर दोनों पदों का अर्थ क्रिया के साथ, क्रियापद के साथ यदि अन्वित होता है तो वही प्रधान हुए। और ऐसा जो समास होता है उसको क्या कहेंगे जी? द्वंद्व समास। ठीक है। कंस में लिखिए, उभय पदार्थ
प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान, इसका अर्थ सर्व पदार्थ प्रधान, सर्व पदार्थ प्रधान ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तब बहुपद द्वंद्व में भी, बहुपद द्वंद्व में भी लक्षण समन्वय होता है। कौन बात? लक्षण समन्वय होता है। ठीक, देखिए भाई, उभय पदार्थ प्रधान ऐसा तो लक्षण कर दिया, प्राय उभय पदार्थ प्रधान, किंतु उभय पदार्थ मतलब दोनों पद, दोनों पदों का अर्थ, ऐसा अर्थ हुआ। किंतु कहीं कहीं बहुवी द्वंद्व समास बनते समय बहुपदों का द्वंद्व समास होता है, दो से अधिक पद होते, फिर वह ये लक्षण घटेगा नहीं, क्योंकि लक्षण क्या किया है, प्रायः उभय पदार्थ प्रधान। वहां पर फिर उभय पदार्थ से समझना क्या है जी, सर्व पदार्थ, जितने भी पद होंगे सभी पदों का अर्थ जहां प्रदान होता है उसको कहते हैं क्या, द्वंद्व समास। ये बात कह दी। उदाहरण लिखिए, नंबर 1, राम कृष्णौ, राम कृष्णौ, यह द्वंद्व समास है, यह द्वंद्व समास है। नीचे राम कृष्णौ प्रविशतः, राम कृष्णौ प्रविशतः, यहां प्रवेशन क्रिया में, यहां प्रवेशन क्रिया में उभय पदार्थ का अन्वय होता है, उभय पदार्थ का अन्वय होता है। ठीक, अर्थ देखिए भाई, राम कृष्ण प्रविशतः है कि नहीं, तो राम कृष्ण ये तो समास है, द्वंद्व समास। अब प्रवेश कर रहे हैं तो केवल राम प्रवेश कर रहे क्या, नहीं, केवल कृष्ण कर रहे क्या, नहीं, तो राम कृष्ण इस द्वंद्व समास में पूर्व पद है कौन, राम, और उत्तर पद है कौन, कृष्ण। प्रवेशन क्रिया दोनों की हो रही है, राम भी प्रवेश कर रहे हैं और कृष्ण भी प्रवेश कर रहे हैं, तो क्रिया, प्रवेशन क्रिया के साथ दोनों पदों का अर्थ उनका क्या हुआ, अन्वय हुआ, संबंध हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या हुए, दोनों भी पदार्थ प्रधान है, इसलिए कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ कि नहीं। चलिए अब आगे का समास है अव्ययी भाव समास, 4 नंबर का। अव्ययी भाव समास नंबर 1, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानः, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। प्रायः समास घटक पदों में से पूर्व पद का अर्थ जहाँ प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, जहाँ पूर्व पद का अर्थ, जहाँ पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है
वहाँ अव्ययी भाव समास कहलाता है कि वह होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। हो गया। देखिए भाई, पूर्व पद का अर्थ जहां पर प्रधान है, मुख्य है, उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। उदाहरण नंबर 1, उपवृक्षम। उपवृक्षम, उसका विग्रह वृक्षस्य समीपम इति विग्रह। वृक्षस्य समीपम इति विग्रह। आगे यहा उप इस पूर्व पद के सामीप्य अर्थ की प्रधानता है। सामीप्य अर्थ की प्रधानता है। ठीक है ना। तो उपकृष्ण, तो यहां पर पूर्व पद है उप और उत्तर पद है कौन? वृक्ष। तो यहां पर वक्ता को वृक्ष बताने में तात्पर्य नहीं, वो वृक्ष नहीं बताना चाहता है, वृक्ष के समीप है, समीपता बताना चाहता है। इसलिए और ये समीपता, यह अर्थ कौन से पद का है? उप का है। उप अर्थात पूर्व पद है, तो पूर्व पद का अर्थ प्रदान हुआ कि नहीं? इसलिए ये समास कौन सा हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। हो गया। इस प्रकार के कितने समास हुए? 4 है कि नहीं? तो हो गया ना। तो पहला कौन है? तत्पुरुष समास, उसमें उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है। नंबर 2 बहुव्रीहि समास, वहां तो अन्य पद का अर्थ प्रदान होता है। फिर उसके बाद द्वंद्व समास, वहां तो वय पद का अर्थ प्रदान होता है। और अव्ययी भाव समास पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है। ठीक है जी। अन्य पद का अर्थ प्रधान जहां होता है, ऐसा कौन सा समास होता है ज्ञानो? बहुव्रीहि समास होता है। अन्य पद का अर्थ प्रदान होता है। ठीक है कि नहीं? उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है जहां पर, ऐसा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। उत्तर पद का अर्थ प्रदान होता है, वहां पर क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है ना जी। जहां पर पूर्व पद का अर्थ प्रदान है, ऐसा समास अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना जी। और जहां पर समास घटकीभूत पदों से अन्य पद का, किसी पद का अर्थ प्रदान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आया जी? समास के कितने भेद हुए? 4 हो गया। अब चलिए आगे शीर्षक देंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। हो गया। अब एक एक का विचार करेंगे। पहला तत्पुरुष समास है, सामान्य व्याख्या एक तो लिख दी, अब उसके भेद, फिर उसका एक एक का विचार, कैसा कैसा क्या होता है, चिंतन करेंगे हम लोग। तो लिखिए नंबर 1, तत्पुरुष समास के 4 भेद है। तत्पुरुष समास के 4 भेद है। नंबर 1, सामान्य तत्पुरुष। नंबर 2, कर्मधारय। नंबर 3, द्विगु। नंबर 4, नय प्रभृतयः। नय प्रभृतयः। हो गया ना। कौन कौन? सामान्य तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, नय प्रभृतयः। हो गया। आगे लिखेंगे इसमें भी
सामान्य तत्पुरुष के 7 प्रकार है किंवा 7 भेद है। सामान्य तत्पुरुष के 7 भेद है। पूर्ण विराम। कर्मधारय समास के, कर्मधारय समास के 9 भेद है। 9 भेद है। पूर्ण विराम। द्विगु समास के, द्विगु समास के 3 भेद है किंवा 3 प्रकार है। और नए प्रवृत्ति समास, नए प्रवृत्ति समास 5 प्रकार का है। नए प्रवृत्ति समास 5 प्रकार का है। हो गया जी। अब नीचे के पंक्ति में, पंक्ति के बीच में शब्द लिखिए तत्पुरुष समास। फिर नीचे रेशा खींचकर 4 विभाग दिखाने हैं। थोड़ा कोरे पानी में लीजिए, पानी में जगह कमी होनी चाहिए तो थोड़ा हाँ ऐसा लीजिए। तत्पुरुष समास, उसके 4 भेद दिखाने हैं। तो 4 भेद में पहले लिखेंगे सामान्य, नंबर 2 में कर्मधारय पॉइंट दिखाकर, नंबर 3 में द्विगु और नंबर 4 में नय प्रभृतय। हो गए ना 4 भेद। पहला क्या लिखा? सामान्य, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु और चौथा नए प्रभृतय। ठीक है। अब तत्पुरुष के तो मुख्य 4 भेद हो गए। उनमें पहला कौन है? सामान्य तत्पुरुष। और उस सामान्य तत्पुरुष के कितने भेद बताए हैं? 7। फिर वो सामान्य जो शब्द लिखा है ना पहले नंबर 1, उसके नीचे नंबर 1 उसके नाम लिखाते अभी 7 कौन कौन है करके। तो नंबर 1 प्रथमा तत्पुरुष, उसके नीचे नंबर 2 द्वितीया तत्पुरुष, उसके नीचे नंबर 3 तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, उसके नीचे नंबर 4 चतुर्थी तत्पुरुष, उसके नीचे पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, उसके नीचे षष्ठी तत्पुरुष और उसके नीचे सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष हो गए। तो सामान्य तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष हो गए ना। अब कर्मधारय के कितने भेद बताए हैं? 9। तो उसके नीचे लिखते फिर नंबर 1 विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद। उसके नीचे नंबर 2 विशेषणोत्तर पद, विशेषणोत्तर पद। उसके नीचे नंबर 3 विशेषणोभय पद, विशेषणोभय पद। उसके नीचे नंबर 4 उपमान पूर्व पद, उपमान पूर्व पद।
उसके नीचे नंबर 5 उपमानोत्तर पद। उपमानोत्तर पद। उसके नीचे 6 नंबर अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा पूर्व पद। उसके नीचे संभावना पूर्व पद। संभावना पूर्व पद। फिर उसके नीचे मध्यम पद लोप। मध्यम पद लोप। फिर उसके नीचे है मयूर व्यंसकादि। मयूरव्य उसके ऊपर अनुस्वार व्यंस सकादि। मयूर व्यंसकादि। तो कितने भेद हुए कर्मधारय के? 9। कौन कौन? नंबर 1 विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर पद, विशेषणोभय पद, उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद, संभावना पूर्व पद, मध्यम पद लोप, मयूर व्यंसकादि। हो गया। चलिए अब द्विगु। द्विगु के कितने भेद बताए हैं? 3। तो लिखते हैं नंबर 1 समाहार द्विगु। समाहार द्विगु। नंबर 2 तद्धितार्थ द्विगु। तद्धितार्थ द्विगु। नंबर 3 उत्तर पद द्विगु। उत्तर पद द्विगु। हो गया ना? 3 भेद हुए। कौन कौन? समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु। हो गया। अब आता नय प्रवृत्तय। इसके कितने भेद बताए हैं? 5। तो उसको लिखते ही क्रमशः लिखिए। नंबर 1 नय समास। नय समास। नंबर 2 कुसमास। कुसमास। नंबर 3 गति समास। गति समास। हो गया। नंबर 4 प्रादि समास। प्रादि समास। और अंतिम नंबर 5 उपपद समास। उपपद समास। हो गया ना? 5 भेद। कौन कौन? नय समास, कुसमास, गति समास, प्रादि समास, उपपद समास। हो गया। चलिए अब आगे शीर्षक देते हैं सामान्य तत्पुरुष विवेचनम। सामान्य तत्पुरुष विवेचनम। सामान्य तत्पुरुष विवेचना। ठीक है ना? देखिए अभी उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए नाम। नाम लिखा। उसी पंक्ति में कुछ जगह छोड़कर बीच में लिखिए विग्रह। नाम के बगल में नहीं, नाम की लाइन में आगे, उसी लाइन में बीच में। हाँ ना, हाँ बीच में विग्रह। हो गया। उसी लाइन में अंतिम में लिखेंगे समास। हो गया ना?
अब चलिए नीचे के लाइन में नंबर 1 प्रथमा तत्पुरुष, हो गया। अब नीचे उसके नीचे 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 लिखते जाइए, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। हो गया, लिखा ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष। अब प्रथमा तत्पुरुष जो लिखा है कि नहीं, उसी लाइन में उसके आगे विग्रह के नीचे लिखेंगे अर्धम ग्रामस्य, अर्धम ग्रामस्य, और उसी लाइन में समास के नीचे अर्धग्राम, अर्धग्राम। हो गया। तो देखिए अर्धग्राम ये समास है, कौन सा समास है तो तत्पुरुष, किंतु प्रथमा तत्पुरुष समास है, और उसका विग्रह हो गया अर्धम ग्राम। तो एक एक उदाहरण इसका दे रहे, फिर उसकी व्याख्या भी लिखाएंगे कि प्रथमा तत्पुरुष कहाँ का होता है, द्वितीय तत्पुरुष कहाँ का होता है, वगैरह वगैरह। पहले इसका एक सामान्य रूप से एक एक उदाहरण दे रहे, ठीक है ना। हाँ, फिर द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष लिखा है ना, उसके आगे लिखे विग्रह उसका गृहम गतः, गृहम गतः। फिर ये विग्रह हुआ, उसका समास बन जाता है गृहगतः, गृहगतः। गृहगतः देवदत्त, घर में गया हुआ देवदत्त, तो गृहगत मतलब गृहम गतः, गृहगतः, इस प्रकार से। तृतीय तत्पुरुष के आगे लिखेंगे नखैहि भिन्नः, नखैहि भिन्नः, और उसका समास होगा नख भिन्न, नख भिन्न, ठीक। चतुर्थी तत्पुरुष, उसका विग्रह लिखेंगे उसके आगे गवे हितम, गवे हितम, समास बनेगा गोहितम, हो गया ना, गोहितम। नखई भिन्न मतलब नखों से भिन्न किया हुआ, तो उसका समास क्या बनेगा नख भिन्न, और नख भिन्न समझ लिया, ऐसा सब शब्द सामने आ गया, और उसका विग्रह करने के लिए कह दिया, तो क्या होगा नखैहि भिन्नः, नख भिन्न। कौन सा समास हुआ है ऐसा पूछेंगे तो तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। आगे चलिए, गव्य हितम, ये इसी प्रकार है, गो के लिए हित, गाय के लिए हित, तो गो हितम। आगे पंचमी के लिए पंचमी तत्पुरुष चोराद भयम, चोराद भयम, समास बनेगा चोर भयम, चोर भयम, चोर से भय, पंचमी, तो समास बन गया क्या चोर भयम, ठीक। षष्ठी तत्पुरुष वृक्षस्य मूलम, वृक्षस्य मूलम, समास बनेगा वृक्ष मूलम, वृक्ष मूलम, वृक्ष का मूल, वृक्ष मूल, ठीक। सप्तमी के लिए लिखिए, सप्तमी तत्पुरुष के आगे कार्ये कुशलः, कार्ये कुशलः, समास बनेगा कार्य कुशलः, कार्य कुशल। इसी प्रकार का उदाहरण गया था एक दिन, कर्म कुशल, तो वही कर्म सुकुशल सप्तमी है कि नहीं। कार्य कुशल, कार्य कुशल, हो गया ना। चलिए
क्या हो गया? अब नीचे लिखेंगे नंबर 1, समास के विग्रह अवस्था में समास के विग्रह अवस्था में पूर्व पद जिस विभक्ति वाला होता है, जिस विभक्ति वाला होता है, उस विभक्ति के नाम से, उस विभक्ति के नाम से तत्पुरुष समास का सामान्य भेद होता है। सामान्य भेद होता है। जैसा कि ऊपर में प्रथमा द्वितीयादि तत्पुरुष दिखाए हैं। ठीक, दिखाया है। और एक उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण ग्रामम गतः। ग्रामम गतः बराबर ग्राम गतः। ये कौन सा समास होगा फिर? द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि ग्रामम द्वितीय है कि नहीं? ग्रामम गतः ग्राम गतः द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ कि नहीं? तो क्या मतलब, ये जो भेद किए गए हैं सामान्य तत्पुरुष के साथ, प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष वगैरह लिखा ना, समास के विग्रह, तो ऐसा नाम क्यों दिया उनको कि प्रथमा तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है? तो ये टिप्पणी लिख दिया है क्या? तो विग्रह वाक्य में देखिए, ऊपर का तख्ता में विग्रह, अर्धम ग्रामस्य गृहम गत नखई भिन्न गवे हितम। तो यहाँ पर विग्रह वाक्य में पूर्व पद में जो विभक्ति है, उसी विभक्ति के नाम से नाम हो गया उस समास को। जैसे अंतिम का कार्य कुशल, तो कार्य पूर्व पद है, और कौन सी विभक्ति हो? सप्तमी है, इसलिए उसको कह दिया क्या? सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके ऊपर वृक्षस्य मूलम, पूर्व पद है वृक्ष, उसकी षष्ठी तो वृक्षस्य, इसलिए ये समास कौन सा हुआ? षष्ठी तत्पुरुष हुआ। वही टिप्पणी लिखा, समास के विग्रह अवस्था में पूर्व पद जिस विभक्ति वाला होता है, जैसे नख ही भिन्न, तो पूर्व पद को नख, और वो किस विभक्ति वाला है? तृतीया, इसलिए उसको क्या कहेंगे? तृतीया तत्पुरुष कहेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, तो समास के विग्रह अवस्था में पूर्व पद जिस विभक्ति वाला होता है, उस विभक्ति के नाम से क्या हो गया? तत्पुरुष समास का सामान्य भेद होता है। ये बात बता दी, हो गया ना? जैसे उदाहरण दिया पुनः यहाँ पर, ग्रामम गतः, ग्राम गतः, कौंस में लिख करके यह द्वितीय तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। हो गया जी? चलिए, अब तत्पुरुष समास के 4 भेदों में से पहला भेद जो सामान्य, उसके 7 भेद किए है कि नहीं? तो प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष वगैरह वगैरह। अभी प्रथमा तत्पुरुष कहाँ होता है, द्वितीय तत्पुरुष कहाँ होता है, तृतीय तत्पुरुष कहाँ होता है, उसके क्या नियम है, कुछ है क्या? तो उसको अब चलते लिखते हैं। लिखिए, प्रथमा तत्पुरुष, शीर्षक हुआ, फिर उसके नीचे नंबर 1, नंबर 1 लिखेंगे, पूर्व अपरा अधरा
अधर उत्तर, क्या क्या हुआ? पूर्व, अपर, अधर, इन शब्दों का और समभागवाची कौंस में लिखिए, आधा अर्थ में विद्यमान, आधा अर्थ में विद्यमान, कौंस बंद। आगे, अर्ध शब्द का, अर्ध शब्द का एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी, एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी वाचक, वाचक सुबंत के साथ, सुबंत के साथ समास होता है। के साथ समास होता है। ठीक है जी, अर्थ समझ लेते हैं। तो कुछ शब्द दे दिया है यहाँ पर, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, ये 4 हो गए। और एक शब्द है अर्ध, किंतु अर्ध शब्द किस अवस्था में होना चाहिए? समभागवाची, मतलब आधा, आधा अर्थ में विद्यमान। समभाग तभी होगा ना, किसी चीज के 2 भाग करेंगे, समान भाग हुए तो समभाग हुआ कि नहीं? तो अर्थात आधा, आधा हुआ। तो आधा अर्थ में विद्यमान ऐसा जो कौन? अर्ध शब्द। अन्य अर्थ रहेगा उसका तब नहीं। आधा अर्थ में विद्यमान अर्ध शब्द, 5 शब्द हुए। इन 5 शब्दों का समास होता है किनके साथ? किसी सुबंत के साथ। सुबंत मतलब सुप्रत्ययांत शब्द, किंतु कोई भी सुप्रत्ययांत शब्द का शब्द होगा क्या? वो नहीं। वो सुबंत शब्द भी कैसा होना चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट, एकत्व संख्या उसमें होनी चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, 2, 3, 4, 10 ऐसे एक बात। और पुनः अवयवी, एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी का वाचक, जैसे अवयव और अवयवी। अवयव मतलब पार्ट, और अवयवी मतलब अवयव वाला, उसको क्या कहेंगे? अवयव। जैसे हाथ पैर ये अवयव हुए, और ये संपूर्ण शरीर ये क्या हुआ? अवयवी है कि नहीं? कोई भी हो सकता है ऐसा। जैसे घर, भवन, ये भी अवयवी है। उसकी दार, खिड़की है कि नहीं, एक एक ईंट, ये हुए अवयव। और उस अवयव वाला पूर्ण भवन ये क्या हुआ? अवयवी। कोई भी शब्द हो सकता है ऐसा। जैसे वृक्ष लिया, वो भी क्या है? अवयवी। उसकी फांदी, पत्ता, फल, फूल ये अवयव हुए, और उस अवयव वाला क्या हुआ? वो वृक्ष। ऐसा एकत्व संख्या वाला जो अवयवी शब्द, सुबंत शब्द, सुबंत चाहिए, अवयवी चाहिए, एकत्व संख्या वाला चाहिए, ऐसा कोई भी शब्द, उसके साथ इन शब्दों का समास होता है। कौन कौन? पूर्व, अपर, अधर, उत्तर और आधा भागवाची अर्ध शब्द, इनका समास होता है। तो वो जो समास बनेगा वो कौन सा समास रहेगा? फिर प्रथमा तत्पुरुष समास। ठीक है कि नहीं? इसके लिए लिखे नीचे सूत्रम। नंबर 1, पूर्वापराधरोत्तर, पूर्वापराधरोत्तर मेकदेशिनैकाधिकरणे, पूर्वापराधरोत्तर, पूर्वापराधरोत्तर मेक देशिनैकाधिकरणे, मेक देशिनैकाधिकरणे, उसका नंबर है 221, दूसरा अध्याय, दूसरा पाद, 1 नंबर का सूत्र।
हो गया। उसके नीचे लिखिए नंबर 2, अर्धम नपुंसकम। अर्धम नपुंसकम, उसका नंबर है 2, 2, 2। दूसरा अध्याय, दूसरा पाद, दूसरा सूत्र। ये 2 सूत्र हुए, क्योंकि सूत्र भी पता होने चाहिए ना, है कि नहीं। समझ लिया, समास कर दिया तो हिंदी वाला नियम थोड़ी बताएंगे वहां पर, वहां सूत्र बताना पड़ेगा, इसलिए सूत्र भी मैं पता होने चाहिए, लिख दिया। अब इसके उदाहरण लिखते हैं नीचे। उदाहरण नंबर 1, पूर्वम कायस्य। पूर्वम कायस्य बराबर पूर्व काय। पूर्व काय अर्थ शरीर का अगला, शरीर का अगला अर्धभाग, शरीर का अगला अर्धभाग। अब देखिए भाई, तो पूर्व काय ये समास हुआ। कौन सा समास है? प्रथमा तत्पुरुष समास है। इसको प्रथमा तत्पुरुष समास क्यों बोलेंगे? विग्रह वाक्य में पूर्व पद जो पूर्व वो प्रथमांत है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? प्रथमा तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है ना, समास बन गया। फिर पूर्व काय, यहां पर काय शब्द अवयवी का वाचक है। काय मतलब शरीर, अवयवी है वो, और ये कई काय बता रहे, कहीं कि नहीं काया नाम ऐसा बहुवचन या दो काय, 3 काय ऐसा बताया नहीं, एक काय है, एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी वाचक शब्द कौन है यहाँ पर? काय है कि नहीं। उसके साथ पूर्व पद का समास हुआ, इसलिए समास बना पूर्व काय हुआ। नंबर 2, अपरम कायस्य बराबर अपर काय। अपरम कायस्य बराबर अपर काय। शरीर का पिछला आधा भाग, शरीर का पिछला आधा भाग। ठीक है, अपर काय हुआ कि नहीं। यहां पर भी वही स्थिति है ऊपर वाली, काय शब्द अवयवी वाचक है और अपर शब्द है, तो यहां पर अपर काय हुआ कि नहीं। अपरम कायस्य अपर काय, शरीर का पिछला आधा भाग हो गए। आगे चलिए, अधरम कायस्य, अधरम कायस्य, अधर काय, अधर काय अर्थ है उसका शरीर का निचला आधा भाग। शरीर का निचला आधा भाग हो गया जी। उसी प्रक्रिया सब वही है। आगे का उदाहरण लिखते हैं, उत्तरम कायस्य, उत्तर काय, उत्तरम कायस्य उत्तर काय अर्थ शरीर के ऊपर का आधा भाग, शरीर के ऊपर का आधा भाग हो गया जी। चलिए और उदाहरण लीजिए आगे, अपरम गृहस्य, अपर गृहम, अपरम गृहस्य अपर गृहम, घर का पिछला आधा भाग, घर का
पिछला आधा भाग। ठीक है जी। तो यहां पर अपर है तो पूर्व पद है, और अवयवी वाचक पद कौन है यहां पर? गृह है। गृह भी क्या है? अवयवी वाचक पद है और एकत्व संख्या है उसमें, इसीलिए उसके साथ अपर शब्द का समास हो गया, प्रथमा तत्पुरुष समास, अपर गृहम। ठीक है जी। आगे उदाहरण, अधरम भवनस्य, अधरम भवनस्य बराबर अधर भवनम। अधर भवनम अर्थ है भवन का निचला आधा भाग। भवन का निचला आधा भाग। हो गया। यहां अवयववाचक शब्द कौन है? भवन। ठीक है। आगे एक उदाहरण लीजिए, और अर्धम पिपल्याः, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अर्धम पिपल्याः बराबर अर्ध पिपली। अर्ध पिपली अर्थ है पीपली अर्थात पीपर का ठीक आधा भाग। पीपर, पीपली अर्थात पीपर, पीपर का ठीक आधा भाग। किसको कहते पीपली? याद है? नहीं है। कोई औषधि वनस्पति होना चाहिए ऐसा लगता है। अर्धम पिपल्य, अर्ध पिपली। पिपली कोई वस्तु लीजिए, अवयवी वस्तु, उसका आधा कर दिया तो आधा भाग ही बताना है। तो यहां पर अर्ध शब्द जो पूर्व पद है वो ठीक समभाग का वाचक है, आधा आधा का वाचक है, और पिपली अवयवी है और एकत्व संख्या से विशिष्ट है, इसलिए उसके साथ समास हुआ। अर्धम पिपल्याः अर्ध पिपली, पिपली का आधा भाग। ठीक है ना जी? ठीक है ना? एक टिप्पणी लिखिए, पूर्वः छात्राणां पूर्वः छात्राणां, संधि होगी, आप संधि करेंगे तो पूर्वश छात्राणां ऐसा बनेगा। तो अर्थ लिखिए, समास नहीं है। या समास क्यों नहीं होगा ये बता रहे हैं। ऊपर के नियम के अनुसार समास होना चाहिए किंतु नहीं होता, क्योंकि ऊपर में जो शर्त दी हुई है वो शर्त यहाँ पर पूरी नहीं है। क्या शर्त कम है आप कौन बता सकते हैं? शाबाश। अवयववाचक उत्तर पद कौन? छात्र। अवयवी वाचक पद छात्र है, किंतु एक है क्या? नहीं, अनेक है, छात्राणाम, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा। ठीक है। अर्थ लिखिए उसका, छात्रों का पहला भाग। छात्रों का पहला भाग। और लिखेंगे यहां समास नहीं होगा। यहां समास नहीं होगा क्योंकि छात्राणाम यह बहुवचनांत होने से बहुत्व संख्या विशिष्ट है। बहुत्व संख्या विशिष्ट है अर्थात एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी न होने से
एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी न होने से समास नहीं होता होगा। न होने से समास नहीं होगा। हो गया। नंबर 2, पूर्व अपर। अर्थ समझ में आ गया ना ऊपर का, है कि नहीं? सरल है। ऊपर अभी जो ने ऊपर का लिखा, छात्राना में बहुवचन है, बहुत संख्या विशिष्ट है, और हम लोगों को क्या चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी चाहिए। ऐसा तो ये है ही नहीं है, इसीलिए उसके साथ समास नहीं हुआ। फिर वैसे ही रहा, पूर्व छात्रानाम, केवल संधि हो गई, पूर्वश छात्रानाम, समास नहीं हुआ। हो गया ना? समास होता तो पूर्व छात्रानाम ऐसा होता, बीच वाली विभक्ति हट जाती, किंतु ऐसा हुआ नहीं है। तो नंबर 2 लिख रहे हैं हम लोग। चलिए क्या लिख रहे हैं? पूर्व अपर अधर उत्तर तथा अर्ध। अर्ध इन सुबंतों के साथ ही उपर्युक्त सूत्रों द्वारा अवयवी के साथ समास होता है। अवयवी के साथ समास होता है। पूर्णविराम। अतः दक्षिणम कायस्य, दक्षिणम कायस्य कौंस में लिखिए, उसका अर्थ शरीर का दाहिना आधा भाग, शरीर का दाहिना आधा भाग, कौंस बात। यहां दक्षिण सुबंत का, दक्षिण सुबंत का अवयवी के साथ समास नहीं होता है। समास नहीं होता है। समझ में आया? देखिए भाई, तो ऊपर जो 2 सूत्र बताए थे ना, तो उनके द्वारा जो समास हो रहा है वो किन के साथ? तो उसमें पूर्व पद निश्चित है। पूर्व पद कौन निश्चित है? पूर्व हो, अपर हो, अधर, उत्तर किंवा अर्ध, बस 5 ही सुबंत चाहिए। इनको छोड़कर दूसरा कोई दक्षिण आदि सुबंत पद नहीं चाहिए। और उत्तर पद कैसा चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट, एक संख्या वाला अवयवी वाचक, तब उसके साथ इनका क्या होगा? समास होगा, है कि नहीं? ऐसा होने के कारण यहां पर समास नहीं हो रहा है। का दक्षिणम कायस्य, दक्षिण शब्द है, उसके साथ का, यद्यपि उत्तर पद जो का है वो एक है, अवयवी वाचक है, तो भी उसके साथ दक्षिण शब्द का समास नहीं होता है ही नहीं? शरीर का दाहिना आधा भाग, आधा अर्थ है यहाँ पर दक्षिण, लेकिन दाहिना उजवा आधा भाग, किंतु यहाँ पर समास नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इन 5 को छोड़कर अन्य सुबंत है वो दक्षिण, ये 5 नहीं है। तो यहाँ दक्षिण सुबंत का अवयवी के साथ समास नहीं होता। हो गया। अब कितना सरल हो गया देखिए। अब भाषा में, संस्कृत भाषा में कहीं पर भी आपको समझ लीजिए सामासिक शब्द दिखाई दिया, समास दिखाई दिया, तो ये ध्यान में आना चाहिए कि 5 पदों में से पूर्व पद कोई है क्या? यदि उस समास में जो भी समास आपको दिखाई दिया, सामासिक शब्द दिखाई दिया, उसमें समझ लीजिए पूर्व, अपर, अधर, उत्तर किंवा अर्ध, इनमें से कोई पूर्व में है कि नहीं? और आगे अवयवी वाचक एकत्व संख्या वाला कोई शब्द है तो समझना चाहिए तुरंत क्या ये समास है, कौन सा? प्रथमा तत्पुरुष समास है करके,
है कि नहीं, ये बात हो गई। इस नियम को फिर इतने ध्यान में रखना है कि 5 सुबंत पूर्व वाले, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया। अब प्रथमा तत्पुरुष समास में पहला नियम हुआ, दूसरा लिखते हैं, नंबर 2 टिप्पणी। नियम नंबर 2, सभी एक देशवाचक, सभी एक देशवाचक शब्दों का, सभी एक देशवाचक शब्दों का कालवाचक शब्द के साथ, कालवाचक शब्द के साथ समास होता है। ठीक है जी। देखिए भाई, एक देशवाचक शब्द रहेगा उसका, और आगे वाला शब्द क्या रहेगा, कालवाचक, काल को बताने वाला। तो ऐसे शब्दों के साथ भी उनका परस्पर में क्या होता है, समास होता है। उदाहरण नंबर 1, मध्यम अन्नः, मध्यम अन्नः बराबर मध्याह्नः, मध्याह्न अर्थ लिखिए दिन का मध्य भाग, दिन का मध्य भाग हो गया। देखिए भाई, तो एक देशवाचक, एक भाग, एक अंश का वाचक मध्यम शब्द है, और अन्न मतलब, अहन मतलब दिन, ये कैसा शब्द है, कालवाचक है, दिवस रात्र, है कि नहीं, अपराह्न उत्तराह्न, सब शब्द कैसे जी, काल के वाचक है, काल बताया जाता है उससे। इसलिए एक देशवाचक शब्द जो मध्यम, उसके साथ कालवाचक शब्द जो अहन, उसका समास हुआ। कौन समास हुआ, मध्याह्न। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो आगे चलिए, ये प्रथमा तत्पुरुष से समास है। हाँ, उदाहरण दूसरा, पूर्वम अन्नः, पूर्वम अन्नः पूर्वान्नः, पूर्वम अन्नः पूर्वान्नः अर्थ लिखिए दिन का पहला भाग, दिन का पहला भाग हो गया जी। उसी प्रकार की प्रक्रिया ऊपर वाली तरह। आगे का उदाहरण, अपरम अन्नः, अपरम अन्नः अपराह्नः, अपराह्नः दिन का पिछला भाग, दिन का पिछला भाग। आगे का उदाहरण, उत्तरम अन्नः, उत्तरम अन्नः उत्तराह्नः, उत्तराह्न दिन का पिछला भाग। दिन का पिछला भाग। अपर और उत्तर का अर्थ एक ही होता है, दिन का। हाँ, तो उसको अपराह्न भी बोलते हैं, उत्तराह्न भी बोलते हैं। जैसे दोपहर के बाद हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अपराह्न दोपहर के बाद, मतलब दिन का पिछला भाग हुआ। और उसकी जगह उत्तराह्न बोलते हैं, दिन का पिछला भाग। ऐसा। आगे, उत्तरम रात्रेः, उत्तरम रात्रेः उत्तर रात्रः, उत्तर रात्र रात्रि का पिछला भाग। मतलब आधी रात के बाद में पिछला भाग। कालवाचक शब्द है रात्रि, है कि नहीं, और एक देशवाचक है उत्तर, समास हुआ उत्तर रात्र। आगे,
मध्यम रात्रेः मध्यरात्रः, मध्यम रात्रेः मध्यरात्रः, रात्रि का मध्य भाग, रात्रि का मध्य भाग। आगे का उदाहरण, पूर्वम रात्रेः, पूर्वम रात्रेः पूर्व रात्रः, पूर्व रात्र, रात्रि का पहला भाग, रात्रि का पहला भाग। और एक उदाहरण, सर्वा रात्रि ही, सर्वा रात्रि बराबर सर्वरात्र, अर्थात पूर्ण रात्र, पूर्ण रात्रि। हो गया? चलिए, तो ये हो गया भाई प्रथमा तत्पुरुष के बारे में चर्चा। फिर उसके बाद क्या है जी? द्वितीया तत्पुरुष, फिर तृतीया तत्पुरुष, उनकी व्याख्या, का समास कैसा होता है और उसके उदाहरण, इन सबको बताएंगे। इसका विचार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।